हाय स्टूडेंट्स, आज सोशल साइंस 9th क्लास में आज हम एक हिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे। हिस्ट्री में आपने 2 चैप्टर पढ़ लिया है। 3rd चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, नाजीवाद और हिटलर का उदय। अब यह जो चैप्टर है ये जर्मनी के बारे में है। मैं यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की स्टोरी सुनाऊंगी, उसके बाद पूरी घटनाक्रम को आपके सामने रखूंगी। तो 1945 की बात है। जर्मनी में एक दिन एक परिवार में हेलमुट नाम का एक बच्चा था। रात के समय अपने माता पिता से अलग दूसरे कमरे में सो रहा था। तो उसने ध्यान से सुना तो उसके माता पिता कुछ कह रहे थे। उसका ध्यान उस ओर गया तो वो कह रहे थे, पिता कह रहे थे कि हमें अपने आप को विष देकर अपने फैमिली को ख़त्म कर देना चाहिए या मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो उस समय उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था मेरे पिता ऐसे क्यों कह रहे हैं। उसके बाद दूसरे दिन उनके पिता अपने परिवार को लेकर पार्क में घूमने के लिए गए, जहां वो बचपन में जाया करते थे। वहां पर वो उन्होंने बच्चे के साथ गाना गाया, खेले कूदे और वापस अपने डेंटिस्ट थे अपने क्लिनिक पे वापस आ गए। क्लिनिक में आने के बाद उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु की खबर जब इस बच्चे को पहुंची तो उसने देखा कि उसका फादर पूरे ड्रेस खून से सने हुए थे और इस तरह से उसके फैमिली के फायर प्लेस में उनको लेकर जलाया गया। ये घटना उसके मन में थी। उसके बाद में उसने अपने घर से एक और भी खाना नहीं खाया। उसकी माता के साथ भी उसका संबंध वो नहीं रहा, वो वहाँ से चल दिया। तो ये घटना 1945 की है। तो ये कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण उसके पिता ने अपने आप को शूट कर दिया, ये हम जानेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं जर्मनी की पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल कंडीशन की बात करते हैं। जर्मनी में हिटलर का शासन था। हिटलर, एडोल्फ हिटलर, आपने कभी सुना होगा एडोल्फ हिटलर के बारे में। जो जर्मनी हिटलर ने शासन करते हुए अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को अपने देश में मिला लेना चाहता था। जर्मनी वैसे ही दुनिया का एक बहुत ही ताकतवर देश था और वो और इस साम्राज्य को आगे बढ़ाना चाहता था और पूरे यूरोप पर कब्जे कर लेना चाहता था। तो ये घटना के बाद 1945 में ही युद्ध खत्म होने के बाद एडोल्फ हिटलर और उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, प्रचार मंत्री गोबल्स ने बंकर में पूरी फैमिली के साथ आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या का कारण था जर्मनी की दूसरे विश्व युद्ध में हार। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी की हार हो गई तो मित्र राष्ट्र ने जर्मनी को दंड देने का निश्चय किया। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई, विच इज नोन एज इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और शांति के विरुद्ध, मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए नासी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा इस ट्रिब्यूनल पर सौंपा गया। अब जर्मनी के इंसानियत के खिलाफ अपराधों के लिए दुनिया भर में उसकी निंदा हुई। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिया था, जिसके तहत जर्मनी में रहने वाले कुछ नस्ल के खास रूप से मारा गया। इस युद्ध में मारे गए 60 लाख यहूदी थे, 2 लाख जिप्सी थे तथा 10 लाख पोलैंड के निवासी थे। इस घटना का पूरे विश्व में निंदा हुई। पूरे विश्व में मानवता के खिलाफ किए गए इस अत्याचार के लिए जर्मनी को
जिम्मेवार ठहराया गया। ये एक घटना थी। इसके बाद जर्मनी ने मित्र राष्ट्र, अब मित्र राष्ट्र कौन कौन है मैं आपको बता दूं। एलाइज कंट्रीज, विश्व पावर, वर्ल्ड में दो पावर थे, एक था एक्सिस पावर और एक था एलाइज पावर। एलाइज पावर के अंतर्गत आने वाले देश थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। दूसरा एक्सेस पावर, एक्सेस पावर में आने वाले देश थे जर्मनी, टर्की, जापान। ये सभी देश थे। तो हम एलाइज पावर की बात कर रहे हैं। तो एलाइज पावर ने जर्मनी पर इस नरसंहार के लिए जो ट्राइब्यूनल गठित किया था, उसके अंतर्गत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों ने, फ्रांस और ब्रिटेन और रशिया ने इन जर्मनी पर भारी मुकदमा चलाया। और इसका कारण यह था कि जो वॉर, जो जनसंहार जर्मनी ने करवाया था, उसमें 10 लाख जिप्सी और 60 लाख यहूदी और कुछ पोलैंड के लोग मारे गए थे। इसके अतिरिक्त जर्मनी में रहने वाले मानसिक और शारीरिक रूप से जो पिछड़े हुए थे, उन नागरिकों को भी, लगभग 70,000 नागरिकों को मार दिया गया। इस भारी पैमाने पर मारने के लिए इन लोगों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जहरीली गैस चैम्बर का प्रयोग किया। इसके लिए जो अदालत थी वो न्यूरम्बर्ग में स्थापित थी। न्यूरम्बर्ग अदालत ने 11 मुख्य लोगों को मौत की सज़ा सुनाई। बाकी बहुत से आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। यह सज़ा उनकी उन्होंने जो जुल्म किए थे उसके मुकाबले बहुत कम थी, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में जिस तरह से जर्मनी पर हुए नरसंहार के लिए जर्मनी ने जो युद्ध छेड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उस पर जो सज़ा सौंपी गई थी उससे बहुत कम थी। इस बार जर्मनी पर कम सज़ा दी गई। विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपे गए ये जो सज़ा थी ये कम थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अपेक्षा दूसरे वर्ल्ड वॉर में के मुकाबले ये सज़ा कम थी। अब आइए हम देखते हैं कि वाइमर गणराज्य का उदय या वाइमर रिपब्लिक, द राइज ऑफ वाइमर रिपब्लिक। वाइमर इज अ प्लेस इन जर्मनी, और वहाँ पर जो राजाओं का शासन था उसको समाप्त करके एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वो लाना चाहते थे, इसलिए इसे कहा गया द राइज ऑफ वाइमर रिपब्लिक। जैसा कि मैंने आपको बताया 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जर्मनी एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर फ्रांस पर हमला किया। तो इसके खिलाफ दुनिया की सभी शक्तियां इस युद्ध में कूद पड़ी। उन्हें अंदाज़ा था कि यह युद्ध बहुत लंबा नहीं खींचेगा, ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस युद्ध में काफ़ी मात्रा में रिसोर्स खर्च किए गए, पैसे खर्च हुए, फिर भी यह युद्ध लंबा चलता रहा और अंत में फ्रांस और बेल्जियम की हार हुई। जर्मनी ने इनको अपना कॉलोनी बना लिया। इसके बाद 1917 में एलाइज कंट्री में यूएस ने ज्वाइन कर लिया।
तो ऐसे यूएस के ज्वाइन करने के बाद जर्मनी को घुटने टेकने पड़े, जर्मनी की पराजय हो गई। तो ये इसके बाद एक ऐसा समय आया कि साम्राज्यवादी शक्तियों का बिना पराजय हो गई और सम्राट ने पद त्याग कर दिया था। तो संसदीय पार्टी की एक राजनीतिक व्यवस्था को नए ढांचे में डालने का मौका उनको मिल गया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई और एक सभा का गठन किया गया। संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान को पारित किया गया और राइक्सटैग, जो जर्मन संसद है, राइक्सटैग कहा जाता है जर्मन संसद को, जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। इन प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी नागरिकों को सार्वभौमिक मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर एक इक्वल और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के साथ में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आरंभ हुआ जो वेइमर रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। अब ये जो वेइमर रिपब्लिक था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तो 1914 से 1918 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पर जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वहाँ पर रिपब्लिक की स्थापना हुई या डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेकिन कुछ लोगों को ये डेमोक्रेटिक सिस्टम राज नहीं आ रही थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि जर्मनी एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा था, ट्राइब्यूनल ने उन पर जो मुकदमा चलाया था उसके अंतर्गत एक भारी नुकसान उनको उठाना पड़ा था। मित्र राष्ट्रों ने एक वर्साई संधि वर्सेल्स में एक समझौता किया था जिसको कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस कहते हैं या वर्साई की संधि कहते हैं। इस वर्साई की संधि के अंतर्गत जिन राष्ट्रों को जर्मनी ने हराया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जर्मनी पर जो जुर्माना थोपा गया था वो मित्र राष्ट्रों ने, एलाइज कंट्री ने, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और ब्रिटेन और रशिया है जो मैंने पहले आपको बताया, इन राष्ट्रों ने जर्मनी की हार के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें लगा दी थी, टर्म्स लगाया था। और ये जो टर्म्स था इसके अंतर्गत जर्मनी ने जितना कुछ जीता है, उपनिवेश, उनके जितने भी कॉलोनीज उन्होंने बनाए थे वो सब उनको वापस करने के लिए कहा गया। इसमें उनकी पॉपुलेशन थी और लैंड था और 70% जो आयरन फील्ड थे, इसके साथ साथ कुछ कोल फील्ड भी थे। ये सब जो जीता था ये फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के थे। तो ये सब उनको वापस करने की शर्त उन्होंने वर्साई के वर्सेलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस या वर्साई की संधि में लगाया, जो इसको वापस करना पड़ रहा था। इसके साथ साथ वॉर गिल्ट कॉज या युद्ध अपराध बोध के अंतर्गत इनको $6 मिलियन का हर्जाना चुकाने के लिए कहा गया। अब ये जो हर्जाना था ये चुकाने के लिए वाइमर जो गणतंत्र था, गणराज्य था, वो अभी अभी नया था, इसके पास इतनी रिसोर्स नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के बाद, जर्मनी की हार के बाद में वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। रिसोर्सेस उसके ऐसे चले गए थे, इन सब देशों को देने के लिए कहा गया था। इसलिए वेइमर गणराज्य वीक होता जा रहा था और उसमें जो अपमान था उससे भी वो उभर नहीं पा रहा था और वेइमर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। लोगों ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस हार की जिम्मेदारी उसको सौंप दी गई। अब हम देखेंगे कि युद्ध का क्या असर हुआ। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। यूरोप जो
कर्ज देने वाला देश था अब कर्ज लेने वाले देश में बदल गया। एज ए क्रेडिटर था जो डेप्टर में बदल गया, कर्जदार हो गया। तो इस साम्राज्य को अपराध बोध हर्जाना भरना पड़ रहा था और वाइमर साम्राज्य को ही यह चुकाना पड़ रहा था जो पुराने सम्राटों ने जो कर्म किए थे, उनके सिन का जो फल है वो इस गणराज्य को देना पड़ रहा था। अब इस वाइमर गणराज्य के हिमायती या इसके सपोर्टर थे कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स और समाजवादी थे, लेकिन इसके विरोध में कंजर्वेटिव थे जो इसे निशाना बना रहे थे। तो आपने देखा था नवंबर 18 में जो अलाइज कंट्रीज ने जर्मनी को हराया, उसके बाद वाइमर गणराज्य आया। तो वाइमर गणराज्य को वहाँ के लोगों ने जो वाइमर गणराज्य को नहीं चाहते थे, वाइमर गणराज्य के विरुद्ध थे, उन लोगों ने इसे नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया। प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी के लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। यहाँ पर जो प्रचार चल रहा था उसके अंतर्गत पुरुषों को आक्रामक और मर्दानी रूप में गुणों वाला प्रस्तुत किया गया। सैनिकों को खंदकों में रहना पड़ता था। खंदकों में चारों ओर से कई सिपाही मरकर गिरते थे, उनकी लाशों पर खड़े होकर वे विद्रोही की ओर तमंचे चलाते थे। इसके साथ साथ चारों ओर चूहे इन लाशों को खाने के लिए दौड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में रहते हुए काम करते, गोलाबारी चला रहे, उन्हें बहादुरी और बहादुर सैनिकों के रूप में प्रस्तुत किया गया। और उस समय जनतंत्र का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब हम आते हैं किस तरह से एक आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा था जर्मनी। स्टूडेंट्स, आइए हम इसको फिर से एक बार स्टडी करते हैं, देखते हैं, रिकैपिचुलेशन लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया एडोल्फ हिटलर जो कि एक लंबे समय तक जर्मनी में राज करता रहा और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने बहुत सारे अपराध किए। इस अपराध के लिए उसे विश्व के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने एक कड़ी सज़ा दी गई और इस कड़ी सज़ा के अंतर्गत उसके सभी रिसोर्स छीन लिए गए। उनके आसपास के सभी देशों पर कब्जा कर लिया, जो आप इस मैप से देख सकते हैं कि उसमें अपने पड़ोसी देश पोलैंड पर आक्रमण किया, उसने लिथुआनिया पर आक्रमण किया, उसने डेनमार्क पर आक्रमण किया। इस तरह से कब्जे में अपने आसपास के क्षेत्रों में कब्जे करके अपनी कॉलोनी बनाने के लिए जर्मनी बहुत प्रसिद्ध था। वो चाहता था कि पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर ले, लेकिन फ्रांस जो कि ताकतवर था और फ्रांस की जो हार थी वो मित्र राष्ट्रों से देखी नहीं गई, क्योंकि फ्रांस मित्र राष्ट्र का सदस्य था। तो इस युद्ध में अमेरिका ने 1917 में प्रवेश किया, जिसके कारण जर्मनी की हार हुई। तब जर्मनी की हार के कारण जर्मनी पर एक संधि वार्ता हुई, जो सभी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर जुर्माना भरने के लिए या जर्मनी को सज़ा दिलाने के लिए इस वार्ता का आयोजन किया। और इस संधि वार्ता के अंतर्गत या ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के अंतर्गत जो उन्होंने जीत रखे थे, जो पॉपुलेशन था या उपनिवेश था या जो रिसोर्स थे, ये सब उन्हें वापस करना पड़ा। तो वापस करने के इस समय ये तो वापस हो रहा था, लेकिन इस बीच जैसे ही जर्मनी कमज़ोर हुआ उस समय वहाँ पर
एक गणतंत्र की स्थापना के सपने लोगों ने संजोए। तो उसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं मैंने बताया, उसमें कैथोलिक्स थे, उसमें डेमोक्रेट थे, उसमें सोशलिस्ट थे। तो इन सभी ने मिलकर ये जो नए तौर पर जर्मनी को ले जाने के लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप की कल्पना की थी। इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंतर्गत उन्होंने इलेक्शन करवाया और वहाँ पर वुमेन को भी चांस दिया और उनका एक संसद बना जिसका नाम था राइक्सटैग, और वहाँ पर संविधान बनाया गया। लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत जर्मनी को चलाने का निर्णय लिया गया। लेकिन यह अधिक दिन नहीं चल सका क्योंकि कुछ लोग इसके विरोध में थे। तो इसके विरोध का क्या कारण मैंने बताया। इसके विरोध का मुख्य कारण ये था कि जर्मनी जो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए थे, जो जुर्माना थोपा गया था, तो वो कहते थे कि ये जुर्माने का मेन रीज़न जो है वो है हमारा वेइमर रिपब्लिक, जो कि बहुत कमज़ोर था। तो इस तरह से जो वेइमर रिपब्लिक बना, उस पर ये वेइमर रिपब्लिक को नवंबर के अपराधी कहकर उनका अपना अपमान किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। तो मैंने आपसे कहा कि जो सोवियत यूनियन के तर्ज पर क्रांतिकारी विद्रोह कर रहे थे कि यहाँ पर भी समाजवादी शासन होना चाहिए, तो मजदूरों और नागरिकों को सोवियत संघ के तर्ज पर समाजवादी शासन लाने के लिए वो स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट की नींव डाली। लेकिन समाजवादी कम्युनिस्ट हिटलर के सामने रुक नहीं सके। अब क्रांतिकारी उग्रवादी दोनों ही यहाँ पर परिवर्तन लाना चाहते थे। जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध को कुछ कर्ज लेकर लड़ा था। अब जो इस पर शर्तें लगाई गई थी उसके कारण उसके स्वर्ण मुद्रा भंडार खत्म हो गए थे, हर्जाना देते हुए खत्म हो रहे थे। इस बोझ से उभरने के लिए उसने स्वर्ण भंडार, उसके सारे उभरते उभरते उनके स्वर्ण भंडार लगभग समाप्ति की ओर थे। अब 1920 में जर्मनी ने कर्ज चुकाने के लिए कुछ नोट प्रिंट करना शुरू कर दिया। फ्रांस में जर्मनी के कोयला भंडार को अपने बस में कर लिया था। इस तरह से जितना नोट छापा गया था वह जर्मन मार्क था। जर्मन का जो करेंसी था वो मार्क था। अब जितने नोट छापे गए थे वो उनके भंडार से कहीं अधिक हो गया था, और जिसके कारण अब डॉलर में उनकी वैल्यू 24,000 हो गई थी। 24,000 बढ़ते बढ़ते 9 करोड़। तो इस तरह से $1 के लिए भारी मात्रा में मार्क प्रिंट हुए। और यहाँ पर आप अपने बुक में देख सकते हैं कि एक पाव खरीदने के लिए उनको पूरे एक ट्रॉली में मार्क लेके जाना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी बुरी तरह से आर्थिक संकट से घिर चुका था। तो ये थी जर्मनी की आर्थिक स्थिति के बारे में। मैंने आपको बताया कि बहुत सारा मुद्रा भंडार जो उन्होंने अपनी शर्तों में हार गए थे, और जिसके कारण उन्हें अपने मार्क, डॉलर और मार्क में बड़ा गैप आ गया था, और जिसके कारण वह फिर से गरीबी की हालत में पहुंच गया। अब हम देखते हैं कि एक है ग्रेट डिप्रेशन, मंदी के समय में जर्मनी की क्या स्थिति रही। अगर हम देखेंगे ग्रेट डिप्रेशन जो मंदी का काल था, (1923) में जर्मनी ने अपनी कुछ स्थिति सुधार ली थी।
अमेरिका से कर्ज लेकर वह आगे बढ़ रहा था। इस समय वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में ध्वस्त हो गया। जो शेयर मार्केट था वो अमेरिका का शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहलाता है, वो ध्वस्त हो गया। जैसे ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ध्वस्त हो गया तो अमेरिका ने रातों रात जर्मनी को पैसे देना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में 1929 से लेके 1932 तक के काल को मंदी का काल कहा जाता है। 1932 तक के काल को ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। इस ग्रेट डिप्रेशन के समय में अमेरिका में सारे प्रोडक्शन के रेट कम हो गए थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अधिक हो रहा था लेकिन उसके प्राइस नहीं मिल रहे थे, कंपनीज बंद हो गए थे जिससे मजदूर अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो ऐसी स्थिति जो अमेरिका में दिखाई दी उसका असर जर्मनी पर भी पड़ा। जर्मनी में भी यही हुआ। जर्मनी में मध्य वर्ग में जो लोग मध्य वर्ग के थे वो अपने रोजगार से, वो अपनी नौकरी से निकाल दिए गए। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई थी और सभी चीज़ों के प्राइस बढ़ने लगे थे और सब बेरोजगार हो गए थे। इस तरह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। लगभग 40 लाख मजदूर बेरोजगार हो चुके थे और सभी बेरोजगार मजदूर सड़कों पर उतर आए थे। एक तख्ती लेकर उस तख्ती पर लिखा था, हम किसी भी कार्य को करने के लिए, कोई भी तरह के काम मिल जाए तो हम उसे करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी गरीबी की स्थिति आ गई थी। इसके साथ साथ सभी लोग हताश हो चुके थे, सभी गतिविधियां बंद हो चुकी थी, युवा पूरी तरह से हताश हो चुका था। अब वेमर गणराज्य जो बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा था, इस वाइमर संविधान की कुछ ऐसी खामियां थी जिसकी वजह से सरकार तानाशाहों का शिकार होने लगी। यह संभावना थी कि जो प्रतिनिधियों की संख्या घट रही थी, बहुमत उनको नहीं मिल रहा था और जो गठबंधन सरकार के रूप में सरकार चला रही थी, राष्ट्रपति ने वहाँ पर इस आपातकालीन संकट के कारण, इस आर्थिक संकट के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी। यह व्यवस्था प्रतिनिधियों की संख्या कम होने से लगभग 20 के बराबर रह गई। लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्वास उठ गया और इस तरह से इसका समाधान खोजने की कोशिश की गई। तब हिटलर, जो उनके सामने एक ही नाम था जो उनको उसकी गरीबी से उभार सकता था। तो अगले अध्याय, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे हिटलर के बारे में। तो ये थी हमारी प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जर्मनी की स्थिति। तो आज के लिए इतना ही। बच्चों, आपको जर्मनी के बारे में बहुत कुछ मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में हम बाकी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।